how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today, students, of class 5, which is chapter number 10 about Earth, Sun and Moon. Okay, so today we are going to discuss about all these heavenly bodies which are there in our space. Okay, see. We live on the Earth. It is the only known planet that supports life. All the planets, including the Earth, revolve around the Sun. All planets and the Sun are called heavenly bodies. We are able to know about these heavenly bodies with the help of astronomers. Astronomers are scientists who study about heavenly bodies, and the branch of science that studies the heavenly bodies is known as astronomy. Student, what they're saying, जैसे कि हम सभी को पता है हम क्या अर्थ के ऊपर रहते हैं. अर्थ एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है. जितने भी प्लैनेट्स हैं जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, अर्थ के अराउंड है, वो सब भी क्या सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. एंड सारे के सारे प्लैनेट्स, सन, दे ऑल टुगेदर आर नोन एज हेवनली बॉडीज. जैसे कि अब हम इन सभी हेवनली बॉडीज के बारे में हमको कुछ न्यू अपडेट मिलती है या इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो किसकी वजह से मिलती है? वो एस्ट्रोनॉमर्स के थ्रू मिलती है. एस्ट्रोनॉमर्स कौन होता है स्टूडेंट्स? एस्ट्रोनॉमर्स वो साइंटिस्ट होते हैं जो हेवनली बॉडीज के बारे में स्टडी करते हैं. एंड वो ब्रांच ऑफ साइंस जो कि इन हेवनली बॉडीज की स्टडी को डिस्कस करती है, उसे कहा जाता है एस्ट्रोनॉम. सो सोलर सिस्टम, द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज. सन एंड जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज अपने ऑर्बिट में रहती हैं, दे ऑल टुगेदर फॉर्म आवर सोलर सिस्टम. सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. पूरा सोलर सिस्टम के सेंट्रल पार्ट कौन सा है? हमारा सन है. एंड सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड पाथ में, विच इज कॉल्ड ऑर्बिट. ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट्स आर इलिप्टिकल. ठीक है, सभी प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट्स हैं वो इलिप्टिकल शेप के हैं, यानी तो ओवल शेप के हैं. एंड प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. अब प्लैनेट्स होते क्या? प्लैनेट्स वो हेवनली बॉडीज है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं. मेजरली हमारे सोलर सिस्टम में स्टूडेंट्स वो प्लैनेट्स जो कि अपने इंक्रीजिंग डिस्टेंस में है फ्रॉम द सन, दे आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. Pluto, which was earlier considered a planet, was placed in a separate category called dwarf planet. Pluto, जिसको पहले क्या एक प्लैनेट माना जाता था, उसको बाद में एक सेपरेट कैटेगरी में रख दिया गया, जिसको हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं. किसके थ्रू रखा गया? ये रखा गया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के थ्रू, दैट इज IAU, इन अगस्त 2006. ओके, चल नाउ नेक्स्ट इज अर्थ. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसके बारे में, अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज आवर प्लैनेट, आवर होम प्लैनेट. सी, of all the planets that have been discovered so far, the Earth is the only planet that contains life. See, जितने भी planets अभी तक डिस्कवर हुए हैं उनमें से अर्थ एक अकेला ऐसा planet है जिसमें लाइफ पॉसिबल है. Seen from the space, अगर स्पेस से देखा जाता है तो अर्थ एक मास ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर की तरह दिखता है. What make our Earth unique are its atmosphere and water. ओके, एंड सबसे ज्यादा यूनिक जो हमारे अर्थ को बनाती है, दैट इज वॉट, कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर एंड वाटर प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करता है. यही हमारे अर्थ को क्या बनाता है? यूनिक बनाता है. एंड टुगेदर एंड मिलकर ये सभी चीजें क्या एक पॉसिबिलिटी बनाते हैं ऑफ अ रिच वैरायटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ. इन सभी की प्रेजेंस की वजह से कि यहाँ पे एयर, लैंड, वाटर सब प्रेजेंट है, इन्हीं सभी के एग्जिस्टेंस की वजह से हमारे अर्थ पर एक रिच वैरायटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ भी प्रेजेंट है. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. आप अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो अर्थ हैज एन एग लाइक स्ट्रक्चर. अर्थ का एक स्ट्रक्चर कैसा है? एग शेप का स्ट्रक्चर है. एट इट्स सेंटर, इसके सेंटर पे जो योक है वो किसका है? मेटल का है, जिसको हम कोर कहते हैं. एंड इस कोर के सराउंडिंग में एक एग वाइट वाला जो पार्ट है वो सॉफ्ट रॉक्स का है, जिसको मेंटल कहा जाता है. एंड आउटर शेल जो है वो हार्ड रॉक्स का बना है, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रस्ट. व्हाट इज क्रस्ट? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. हमारे अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्रस्ट कहा जाता है. इसकी थिकनेस वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ओके, एंड ये वेरी करता है 6 to 11 किलोमीटर तक अंडर ओशन, बट अंडर हाई माउंटेन्स, लेकिन हाई माउंटेन्स के अंडर ये अबाउट 70 किलोमीटर थिक है. किसका बना है? रॉक्स का बना है. इसके अंदर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस भी हैं, एंड लाइफ जो है वो क्रस्ट पे एग्जिस्ट करती है. नेक्स्ट इज मेंटल. मेंटल क्या है? रीजन बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर ऑफ द अर्थ. अर्थ के क्रस्ट एंड कोर के बीच वाला जो पार्ट है उसे मेंटल कहा जाता है. मेंटल आपका हॉट रॉक्स का बना है एंड अबाउट 2900 किलोमीटर थिक है. ओके, एंड द थर्ड लेयर इज कोर. कोर हमारे अर्थ की सबसे इनरमोस्ट पार्ट है. ओके, एंड कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज आउटर एंड इनर कोर. आउटर कोर आपकी 2300 किलोमीटर थिक है, जो कि मोल्टन आयरन एंड निकल की बनी है. एंड इनर कोर भी आपकी आयरन एंड निकल की बनी है, जो अबाउट 1200 किलोमीटर थिक है, एंड एक सॉलिड बॉल है विच इज मेड अप ऑफ मेटल.
Now next is sun. Sun is a star and at the center of the solar system. Sun एक star है and solar system के center में present है. सबसे nearest star है to the earth. It has a diameter of about 13,92,000 kilometers. इतना तो क्या है हमारे sun का diameter है and about 1.5 million kilometer के distance पे है away from the earth. What? Sun. The sun is made up of hydrogen and helium. Sun हमारा हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस से बना है एंड अबाउट 3/4 सन का जो मास है वो हाइड्रोजन गैस का बना है. इन द सन के अंदर हाइड्रोजन किस में चेंज होती है? हीलियम में चेंज होती है एंड इसकी वजह से एक लॉट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. इसी एनर्जी को स्टूडेंट व्हाट वी कॉल सोलर एनर्जी. ओके, देन सनलाइट ऑल्सो कंटेन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज. सनलाइट के अंदर कुछ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं जिससे स्किन कैंसर हो सकता है. दीज रेज आर स्टॉप बाय अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कॉल्ड ओजोन लेयर. लेकिन ये जो रेज हैं ये एटमॉस्फेयर की एक लेयर के थ्रू स्टॉप हो जाते हैं जिसे ओजोन लेयर कहा जाता है. बट ड्यू टू इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन, लेकिन बढ़ते हुए एयर पोल्यूशन की वजह से हमारी ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो रही है एंड एक होल है जो ओवर एंटार्क्टिका वाले पोर्शन में बन चुका है एंड इससे सनरेज जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है सन के थ्रू प्रोड्यूस होने वाली वो अर्थ के अंदर एंटर कर रही है एंड इसी की वजह से न्यू डिजीजेस आज के टाइम पे अराइज हो रहे हैं. नेक्स्ट इज द मून. मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट. मून क्या है? हमारे अर्थ की ओनली नेचुरल सैटेलाइट है जो अप्रॉक्सीमेटली 3,85,000 किलोमीटर अवे है फ्रॉम द अर्थ. मून इज कूल एंड ड्राई विद रॉक्स एंड फाइन डर्ट ऑन द सरफेस. मून जो है काफी कूल एंड ड्राई है जिसके सरफेस पे रॉक्स हैं एंड कुछ डर्ट पार्टिकल भी हैं. इट हैज लार्ज सर्कुलर हॉलो. मून पर काफी बड़े बड़े सर्कुलर हॉलो हैं जिन्हें क्रेटर्स कहा जाता है. देयर इज नो एयर एंड वाटर ऑन द मून. मून पे कोई भी एयर एंड वाटर प्रेजेंट नहीं है, सो देयर कैन बी नो वेदर. इसलिए वहाँ पे वेदर कंडीशंस पॉसिबल नहीं है. सिंस साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू एयर, क्योंकि साउंड वेव्स एयर के थ्रू ट्रैवल कर सकती हैं इसलिए साउंड मून पे भी सुनी नहीं जा सकती, क्योंकि साउंड वेव्स को भी ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है लाइक एयर, ओके, वाटर और एनी सॉलिड चीज. बट मून सरफेस पे क्योंकि वहाँ पे एयर भी प्रेजेंट नहीं है इसलिए वहाँ पे साउंड वेव्स को भी सुना नहीं जा सकता. साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल ऑन द मून सरफेस बिकॉज ऑफ नो मीडियम प्रेजेंट ओवर देयर. हेंस देयर इज साइलेंस ऑन द मून. इसलिए मून पे क्या है? साइलेंस है. Since there is no atmosphere surrounding the moon surface, क्योंकि हमारे मून सरफेस के अराउंड कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है इसीलिए there is no protection from the strong rays of the sun. इसीलिए मून सरफेस के ऊपर सन के थ्रू प्रोड्यूस होने वाली स्ट्रॉन्ग रेस के अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन नहीं है एंड दिस लीड्स टू एक्सट्रीम चेंजेस. एंड इसकी वजह से ही ड्यूरिंग नाइट एंड डे टाइम मून पे काफ़ी एक्सट्रीम चेंजेस आते हैं टेम्परेचर पर. एंड जो टेम्परेचर है मून का वो रेंज करता है डे टाइम में मैक्सिमम अबाउट 123 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट टाइम पे हो जाता है मिनिमम ऑफ अबाउट -233 डिग्री सेल्सियस. ऑल दीज फीचर्स मेक द मून अ प्लेस वेयर नो लाइफ इज पॉसिबल. यानी सारे फीचर्स जो है मिलकर मून को एक ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. ओके, चलो. Now next we come to phases of the moon. अब मून के phases को डिस्कस करते हैं. So the different shape of the moon as visible from the earth are upon its phases. ठीक है, जो हमारे मून की डिफरेंट शेप्स हैं जो हमें अर्थ फेस से विजिबल होती है इन्हें क्या कहा जाता है? फेजेस कहा जाता है. द शेप ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज डिपेंड्स ऑन द लाइटेड पार्ट दैट कैन बी सीन बाय एज अ टाइम ऑन द अर्थ. ठीक है, सो एक पर्टिकुलर फेज में आपको मून की कौन सी शेप देखने को मिल रही है वो डिपेंड करता है कि सन की जो लाइट रेज है वो मून के कौन से पार्ट पर फॉल हो रही है एंड मून का कौन सा पार्ट लिट हो रहा है बिकॉज ऑफ दो सनलाइट एंड वही पार्ट आपको अर्थ सरफेस पे विजिबल होता है. ओके, you can see these are the different phases of the moon, right? Now why does the moon shine? So student, moon कैसे shine करता है, क्यों shine करता है? See, the full moon is the brightest heavenly body in the night sky. जो full moon होता है सबसे brightest heavenly body है night sky में एंड मून की अपनी कोई खुद की लाइट नहीं होती. ये कौन सी लाइट रेज की वजह से शाइन करता है? सन की लाइट रेज. सन की लाइट रेज मून के ऊपर फॉल करती है जिसे रिफ्लेक्ट बैक करता है मून एंड वी आर एबल टू सी द मून शाइनिंग इन द नाइट स्काई. अदरवाइज मून की अपनी कोई खुद की लाइट रेज नहीं होती है. इट इज स्मॉलर देन द सन. मून जो है सन से छोटा है, स्मॉलर है. दो इट अपीयर्स टू बी ऑफ द सेम साइज. भले ही आपको सेम साइज का दिखता हो लेकिन इस काफी छोटा है फ्रॉम सन. दिस इज सो बिकॉज द मून इज क्लोजर टू अस देन द सन. एंड ऐसा क्यों कि हमें भाई सन एंड मून दोनों सेम साइज के दिखते हैं, जिसमें कि हमें बोला जा रहा है कि मून जो है काफी छोटा साइज का है एज कम्पेयर टू सन. दिस इज बिकॉज कि मून जो है काफी ज्यादा क्लोजर है टू द अर्थ, ओके, देन द सन. नेक्स्ट इज लैंडिंग ऑन द मून. अब मून पे कौन कौन से एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो आज तक लैंड करके आ चुके हैं? ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट देम.
अपोलो X1, अपोलो X1, अपोलो 11 आपका स्पेसशिप था दैट टू 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, जिसमें 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस. ओके, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून ऑन जुलाई 20, 1969. नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ह्यूमन बीइंग थे जिन्होंने मून सरफेस पर लैंड किया था जुलाई 20, 1969 में. नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन ऑल्ड्रिन जो है वहां से कुछ रॉक सैंपल्स एंड सॉइल भी लेकर आए टू द अर्थ सरफेस. Scientists got lots of information about the moon from these samples. और फिर जो ये सैंपल्स मून सरफेस से लेकर आए गए थे अर्थ सरफेस पर, उस सैंपल के थ्रू साइंटिस्ट को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली अबाउट द मून. एंड ये जो लैंडिंग थी ऑन द मून, इसको फॉलोड किया गया, यानी कि उसके बाद काफ़ी सारे और भी सक्सेसफुल मिशंस हुए टू द मून. ओके, The next topic which we have is eclipses. The moon rotates around its own axis. Moon जो है अपने खुद के एक्सिस पे रोटेट करता है and same time पे वो अर्थ के अराउंड भी रिवॉल्व करता है. When the light of the sun is blocked by the moon, अब जब सन की लाइट रेज ब्लॉक हो जाती है मून के थ्रू या अर्थ की वजह से, तो एक शेडो का फॉर्मेशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्लिप्स कहते हैं. एक्लिप्स मेजरली स्टूडेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, सोलर एक्लिप्स एंड द अदर इज ल्यूनर एक्लिप्स. ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सोलर एक्लिप्स when the moon comes between the sun and the earth. अब जब मून जो है सन एंड अर्थ के बीच में आ जाता है तो मून अपनी शेडो कास्ट करता है अर्थ के ऊपर. And the people in certain part of the earth cannot see the moon at all. इसीलिए उस टाइम पे क्या होगा, अर्थ पे रहने वाले कुछ पार्ट पे, अर्थ के कुछ पार्ट पे लोगों को सन जो है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, या फिर कुछ पार्शली ही इसकी अपीयरेंस होगी फॉर सम टाइम, एंड इसको कहा जाएगा सोलर एक्लिप्स. When the moon hides the sun completely, यानी कि जब मून सन को पूरी तरीके से हाइड कर देगा उसे कहेंगे टोटल सोलर एक्लिप्स. नो सनलाइट रीच द अर्थ, उस टाइम पे सनलाइट बिल्कुल भी अर्थ पे नहीं आएगी एंड टोटली डार्क हो जाएगा इवन ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो. लेकिन जब मून सन को पार्शियली हाइड करता है उसे कहेंगे पार्शियल सोलर एक्लिप्स. द सेकेंड टाइप ऑफ एक्लिप्स इज ल्यूनर एक्लिप्स. The moon constantly revolves around the moon जो है अर्थ के अराउंड constantly revolve करता रहता है, and at times during this journey the moon moves into the dark shadow of the earth and does not receive any sunlight. and जब वो इस जर्नी में होता है कि वो constantly move कर रहा है अराउंड द अर्थ, तो उस टाइम पे कभी कभी मून जो है अर्थ की डार्क शेडो में चला जाता है एंड बिल्कुल भी सनलाइट रिसीव नहीं कर पाता. देन इट गेट्स हिडन फ्रॉम व्यू, और उस टाइम पे जो है मून बिल्कुल हाइड हो जाता है, एंड वी कॉल दिस इन एक्लिप्स ऑफ द मून और ल्यूनर एक्लिप्स. एंड इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, एक्लिप्स ऑफ द मून या फिर ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं. सो व्हेन द मून इज कंप्लीटली इन द डार्क शेडो ऑफ द अर्थ, तो जब मून कंप्लीटली यानी कि पूरी तरीके से अर्थ की शेडो के अंदर छिप जाता है, हाइड हो जाता है, उसे टोटल ल्यूनर एक्लिप्स कहा जाता है. लेकिन जब मून का केवल कुछ पार्ट है जो हाइड होता है बाय द डार्क शेडो ऑफ द अर्थ, उसे कहा जाता है पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स. एंड व्हेन द मून कम्स आउट ऑफ द अर्थ शेडो, एंड जब मून अर्थ शेडो से बाहर आता है तो एक्लिप्स आपका ओवर हो जाता है एंड मून उसके बाद क्लियरली दिखाई देता है. एट द टाइम ऑफ द एक्लिप्स के दौरान सन, अर्थ एंड जो मून है वो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, एंड ल्यूनर एक्लिप्स हमेशा एट नाइट टाइम ही होता है. ओके, चलो. Now, the next topic which we have is tides. See, the earth and the moon attract each other like magnets. Earth and जो moon है students, वो एक दूसरे को magnet की तरह अट्रैक्ट करते हैं. Both the earth and the moon have gravity. दोनों ही earth and moon दोनों के पास gravity है and वो gravitational pull exhibit करते हैं. Moon tries to pull everything on the earth closer to itself. Moon जो है क्या कोशिश करता है कि वो हर एक चीज जो क्लोजर है किसके, अर्थ के, उसे अपनी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे, पुल करे, राइट. The earth is able to hold on to everything except water. And earth जो है हर एक चीज को अपने पास होल्ड करके रखता है except water. Why? Because the water is always moving. Water को होल्ड नहीं कर पाता because water हमेशा मूव करता है. As a result, जिसकी वजह से moon is able to pull at the water. Moon जो है water को pull कर लेता है. And the water of the seas on the side of the earth facing the moon is attracted upwards causing high tide. And वही water जो हमारे सीज के ऊपर होता है, सी में फ्लो करने वाला जो पानी है, एंड वो अर्थ को ऑन द साइड ऑफ अर्थ, अर्थ की साइड है लेकिन मून को फेस कर रहा है, वो ऊपर की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, एक पुल उसके ऊपर आता है जिसे हम हाई टाइड कहते हैं. द वाटर ऑफ द सी ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग अवे फ्रॉम द मून. एंड सी का वो पानी है ना जो किसके, अर्थ की साइड पे है लेकिन मून से अवे फेस कर रहा है, वो आपका मून के टूवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से वहां पे लो टाइड होती है. एवरी डे, हर रोज देयर आर 2 टाइड्स, देयर आर 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स. ठीक है, हर रोज 2 आपके हाई टाइड्स होती हैं एंड 2 लो टाइड्स होती हैं. द सी इज कॉन्स्टेंटली मूविंग फ्रॉम अ हाई टाइड टू अ लो टाइड. सी जो है हमारा कॉन्स्टेंटली मूव करता है हाई टाइड से लो टाइड के टूवर्ड्स, एंड अगेन उसके बाद हाई टाइड के टूवर्ड्स जाता है.
द हाईएस्ट टाइड, जो सबसे हाईएस्ट टाइड है वो कब अकर हुई? एट द टाइम ऑफ न्यू मून एंड फुल मून। सबसे जो हाईएस्ट टाइड आपकी अकर होती है वो या तो न्यू मून के टाइम पे होती है या फिर फुल मून के टाइम पर होती है। Now next topic which we have is artificial satellites. The moon is the only natural satellite of the earth and artificial satellites are man-made objects sent into space to orbit planets. मून जो है स्टूडेंट्स हमारे अर्थ की ओनली नेचुरल सैटेलाइट है एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स हैं या वो मैनमेड ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको स्पेस में भेजा जाता है प्लैनेट्स के अराउंड ऑर्बिट करने के लिए। सो फर्स्ट मैनमेड सैटेलाइट, सबसे पहली मैनमेड सैटेलाइट थी स्पुतनिक 1 जिसको स्पेस में भेजा गया था 4 अक्टूबर 1957 में। सिंस देन तब से काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जो अपनी अपनी सैटेलाइट स्पेस में भेजती है, जैसे कि आर्यभट्ट इंडिया की सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी। एंड डिपेंडिंग ऑन द पर्पस, अब किस वजह से सैटेलाइट को बनाया जा रहा है, उसका क्या पर्पस है, इस बिहाव पर, इस बेसिस पर सैटेलाइट्स आपकी डिफरेंट काइंड्स की होती हैं। जैसे कि नंबर 1 वेदर सैटेलाइट्स। वेदर सैटेलाइट्स का काम क्या है? दे सेंड इन्फॉर्मेशन ऑफ पिक्चर्स टू अर्थ। ठीक है, ये क्या रहते हैं? ये उन इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं जो पिक्चर्स इन्होंने ली है, मतलब क्लाउड्स की, ठीक है, क्लाउड्स की, अर्थ की, डिफरेंट पिक्चर्स को क्या करते हैं? ये सेंड करते हैं टुवर्ड्स द अर्थ। इनकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, एयर करंट, इन सभी की इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है बाय द वेदर सैटेलाइट्स टू द सरफेस। सो बेसिकली इन सैटेलाइट्स को यूज किया जाता है वेदर इंफॉर्मेशन को प्रिडिक्ट करने के लिए और लोगों को वार्न करने के लिए अबाउट स्टॉर्म, टॉर्नेडोज एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी हैव नेविगेशन सैटेलाइट्स। नेविगेशन सैटेलाइट्स क्या करती हैं? दे हेल्प शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स टू फाइंड देयर वेज। देखिए, जितने भी शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको अपना वे फाइंड आउट करने में दीज सैटेलाइट्स हेल्प देम। नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट्स। दे कैरी टेलीस्कोप्स इनटू स्पेस। एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट्स क्या होती हैं? जो स्पेस में टेलीस्कोप्स कैरी करती हैं एंड ये इंफॉर्मेशन सेंड करती हैं अबाउट द आउटर स्पेस। एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी दीज टू नो मोर अबाउट हैपनिंग्स इन स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमर्स इनको स्टडी करते हैं और भी कुछ हैपनिंग्स को स्टडी करने के लिए जो कि हमारे आउटर स्पेस में होती रहती है। ओके, लास्ट इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कौन सी हैं? जिनको टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस या टीवी प्रोग्राम्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है अक्रॉस दी अर्थ। दे आर इवन यूज फॉर सेंडिंग मैसेजेस एंड इवन इनको आप मैसेजेस सेंड करने के लिए भी यूज करते हो थ्रू मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर्स, राइट। नाउ यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के क्या क्या यूजेस है? नंबर 1, कैमराज ऑफ वेदर सैटेलाइट्स। वेदर सैटेलाइट्स के जो कैमराज हैं वो क्या करते हैं? दे टेक फोटोज ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग क्लाउड्स। ये हमारे अर्थ की एंड उसका जो एटमॉस्फेयर है उसकी फोटोज लेते हैं इंक्लूडिंग क्लाउड्स एंड उसके बाद ये इन्हीं फोटोग्राफ्स को क्या करते हैं? सेंड बैक करते हैं। सो दैट कहाँ भेजा जाता है? वेदर स्टडी सेंटर तक इन फोटोग्राफ्स को भेजा जाता है अर्थ पर। एंड वेदर बुलेटिन इज टेलीकास्ट ऑन इंडियन टीवी एवरीडे ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम इनसेट आईई। और उसके बाद वेदर बुलेटिन को टेलीकास्ट किया जाता है इंडियन टीवी पर हर रोज। किस बेसिस पर? उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो हमने इनसेट आईवी से रिसीव करी है। वेदर बुलेटिन क्या प्रेडिक्ट करता है? वेदर को प्रेडिक्ट करता है एंड एक अर्ली वार्निंग हमें प्रोवाइड करता है अबाउट रेन, स्टॉर्म और साइक्लोन। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स सेंड लाइव टेलीकास्ट ऑफ द इवेंट्स ऑन टीवी टू डिस्टेंट बेसिस। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हमें लाइव टेलीकास्ट दिखाती हैं उन इवेंट्स की जो आपके डिस्टेंट प्लेसेस यानी कि कहीं दूर जगह पे हो रही है, लेकिन टीवी पर आप उनका लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो थ्रू कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। इवेंट्स आपके पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, कल्चर या फिर स्पोर्ट्स के भी हो सकते हैं। उसके साथ ही हमें कम्युनिकेट करता है डांस, ड्रामा, फिल्म फॉर रिक्रिएशन टू बी सीन एवरीवेयर ऑन द ग्लोब। Last, astronomers use unmanned spacecraft to take detailed observations and measurements of our solar system and the stars. ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स क्या अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट्स का भी यूज करते हैं कुछ डिटेल ऑब्जर्वेशंस को या हमारे सोलर सिस्टम के मेजरमेंट्स एंड जो उसके स्टार्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट्स या जो स्पेस प्रॉब्स होते हैं ये काफ़ी फार डिस्टेंस तक ट्रैवल करते हैं एज अ प्लैनेट, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यहाँ तक भी जाकर ये इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। Okay, so the chapter is completed. I hope you all must have understood about the different heavenly bodies which are there in solar system. Okay, the different happenings which occur in our outer space and many more things. The chapter is completed. We'll meet you very soon in the next class and then take care and thanks to everyone.